एक सरकारी अफसर के घर किरण खाना बनाने गई हुई थी। वहाँ बहुत बड़ी पार्टी थी। उस अफसर के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। वहीं पर उसे अपनी सास दिखी। सास का रुतबा और हैसियत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह वही सास थी जिसे अपने घर से दवाई दिलाने के बहाने अपने पति से कहकर वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया था? यह सोच सोचकर उसका सर चकरा रहा था। बात कुछ समय पहले की थी। आ गई महारानी घूम घाम के सैर सपाटा करके। अब रसोई में खाना भी बनाना है या पूरे दिन सड़कों पर आवारागर्दी करके ही निकालना है? दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक खाने की कोई चीज़ तैयार नहीं की। वैसे भी आज मेरे मायके से मम्मी पापा, भाई भाभी और उनके बच्चे आने वाले हैं, तो सबके लिए खाना बनाना है। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं रोज़ रोज़ सड़कों पर क्या खाक छानने जाती हो। कितनी बार कहा है कि वह बुढ़िया अब तुझे नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं किस कोने में बैठी होगी और जिंदा भी होगी या नहीं। कितनी बार तुझे समझा दिया, लेकिन फिर भी रोज़ सुबह शाम उसे खोजने के लिए निकल जाती है। भाभी रसोई में खाना बनाना है, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। वह जहाँ भी होगी एक न एक दिन मैं उनको खोज निकालूंगी। आखिर कहाँ जाएंगी अपनी बेटी को छोड़कर? पता नहीं बुढ़िया कहाँ चली गई। अच्छा है चली गई, तू भी उसके साथ चली जाती। भाभी की बात सुन कर के कहती है, भाभी अगर मैं चली जाती तो तुम्हारे घर का काम कौन करता, खाना कौन बनाता? कम से कम मेरी वजह से आपको दोनों समय का खाना तो बना बनाया मिल रहा है। सीमा की बात सुनकर किरण के तन बदन में आग लग जाती है। किरण सीमा के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, बहुत दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी जुबान भी बहुत चलने लगी है, कैंची की तरह जुबान चलाती हो। आज मैंने इसको काट ना दिया तो कहना। बहुत घमंड है ना लंबे बालों का। वह बाल पकड़कर कहती है, अरे भाभी मेरे सर में लग रही है, मेरे बालों को छोड़ो, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कमरे में बैठे हुए अपने भैया को सीमा आवाज़ देती है, भैया बचाओ, देखो भाभी मेरे साथ क्या कर रही है। जल्दी से बाहर आओ और मुझे बचाओ, भैया बचाओ। सीमा की आवाज़ सुनकर कमरे से निहाल निकलकर आया। कहता है, क्या है सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? भैया आप देख नहीं रहे हो भाभी किस तरह से मेरे बालों को खींच रही है। जल्दी से मेरे बालों को छुड़ाओ। ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, उल्टा सीधा जवाब दिया होगा अपनी भाभी को। जुबान तो तुम्हारी बहुत चलती है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल को पराए घर जाना है, थोड़ा सा भी भाभी से कायदा सीख लो, वरना ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाओगी। इतना कहकर निहाल घर के बाहर निकल गया। बड़ी मुश्किल से सीमा किरण के हाथ से अपने बालों को छुड़ाती है, लेकिन फिर भी सीमा के बहुत से बाल किरण की मुट्ठी में टूटकर आ गए। आंखों में आंसू भरकर सीमा भाभी से कहती है, भाभी आज आपका समय है। मेरे साथ जितना भी बुरा करना है कर लो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं आपसे भी ताकतवर होंगी और आप देखती रह जाएंगी। आज मैं आपके घर के सारे काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी होगा जब मैं बैठकर खाऊंगी और आप खाना बनाकर खिलाएंगी। हंसते हुए किरण कहती है, रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। ऐसा कभी नहीं होगा, सपने में भी नहीं हो सकता। ख्याली पुलाव पकाने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब जल्दी रसोई में खाना बनाओ, मेरे मायके के सभी लोग आते होंगे। भैया भाभी के व्यवहार से सीमा बहुत ज़्यादा दुखी है। रसोई के एक कोने में बैठी बैठी बहुत देर तक रोती रहती है, अपनी माँ को याद करती रहती है। माँ आप कहाँ चली गईं? पिछले एक हफ्ते से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही हो। माना कि आपकी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि
आप अपने घर को और अपनी बेटी को ही भूल जाएं। जहाँ कहीं भी हो माँ, जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। एक आपके अलावा मेरा इस घर में है ही कौन? आप ही तो थी जो मुझे समझती थी। भाभी तो वैसे भी पराई है और भैया भी भाभी के आने के बाद पराए हो गए हैं। उन्हें हम दोनों के दुख दर्द दिखाई ही नहीं देते हैं। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से पता नहीं कहाँ चली गई हो। तुम्हारा बुखार ठीक हुआ भी होगा कि नहीं? दरअसल एक हफ्ते पहले कमला जी और उनकी बेटी भली चंगी अपने घर पर ही थी। सीमा एक 20 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसके नए नक्श बड़े ही तीखे और बाल कमर तक लंबे हैं। कोई भी जब पहली बार सीमा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। भाभी के सामने जब भी कोई सीमा की खूबसूरती की तारीफ करता तो किरण जल भुन जाती। जब तक सीमा के पिता थे तब तक घर में सब कुछ ठीक था। सीमा बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन 1 साल पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया। भाभी को घर में आए मात्र 6 महीने ही हुए थे। हालांकि भाई का रिश्ता पिताजी ही तय करके गए थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद शादी 6 महीने बाद ही निकली थी। जब भाभी घर में आई तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन भाभी ने घर में आते ही अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। पूरे घर पर कब्जा कर लिया। इसी बात को लेकर कभी कभी मेरी भाभी से बहस भी हो जाती थी। माँ से भी उल्टा सीधा बोलती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे भाभी कुछ भी बोल दे, लेकिन जब माँ से कुछ उल्टा सीधा बोलती थी तो मुझसे सहन नहीं होता था। कुछ दिनों से कमला जी की तबीयत ठीक नहीं थी। सीमा ने भाई से कहा कि भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको पास के ही अस्पताल में लेकर चलो। तो भाभी ने चिल्लाते हुए कहा, अस्पताल ले जाने की क्या ज़रूरत है? बुढ़िया 75 साल की होने को है और कितना जिएगी? जितना जीना था जी लिया। अब हम इसका कोई इलाज नहीं कराएंगे और इसके इलाज में हम 1 पैसा भी खर्च नहीं करने वाले हैं। थोड़ा बहुत बुखार है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? माँ को 104 बुखार है और आप कह रही हो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? एक माँ ही है जिनकी वजह से मुझे इस घर में अच्छा लगता है, वरना मैं इस घर को छोड़कर कब की चली गई होती। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो, इस घर को छोड़कर जाना। वैसे भी तुम्हारे लिए जल्दी से कोई लूला लंगड़ा लड़का देखकर इस घर से विदा ही कर देना है। मैं तुम्हें ज़्यादा दिन तक इस घर में वैसे भी नहीं रख सकती हूँ। बहू की बातें सुनकर कमला जी कहती हैं, बहू मेरी बेटी के लिए लूला लंगड़ा क्यों देखोगी? उसके पिता उसकी शादी के लिए 10 लाख रुपए जमा करा के गए हैं। उन्हीं पैसों से मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगी और खूब धूमधाम के साथ अपनी बेटी को विदा करूंगी। किसी लूले लंगड़े से नहीं, बल्कि अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगी। वैसे तो बुढ़िया की तबीयत खराब है, लेकिन लड़ने के लिए देखा तुरंत बोल पड़ती है। निहाल, वैसे तो माँ बेटी दिन भर कहते हैं कि माँ की याददाश्त कमज़ोर है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन देखो बुढ़िया को 10 लाख अभी तक याद हैं। बहू बेटे दोनों ही माँ का इलाज कराने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात में किरण अपने पति से कहती है, देखो जी, तुम्हारे पिताजी सीमा की शादी के नाम पर जो 10 लाख जमा करा कर गए हैं, उसकी 1 फूटी कौड़ी भी मैं उन लोगों को नहीं दूंगी। पिताजी के पैसों और संपत्ति पर हमारा पूरा अधिकार है। अब हम देना चाहें ना देना चाहें यह हमारी मर्जी है, लेकिन जब तक यह बुढ़िया हमारे साथ रहेगी तब तक तो हम उन पैसों को नहीं ले पाएंगे। ऐसा करते हैं, हम पहले इस बुढ़िया को ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद सोचेंगे।
सीमा की शादी कहाँ करनी है और कितने पैसों में करनी है, ठिकाने लगाने का सुनकर निहाल चौंकता हुआ कहता है, किरण तुम्हारा ठिकाने लगाने का क्या मतलब है? अरे वैसे भी तुम्हारी माँ की यादाश्त ठीक नहीं रहती है। कल उनको हम अस्पताल के नाम पर कहीं ले चलते हैं और कहीं छोड़ आएंगे और जल्दी ही कैसा भी एक लड़का देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे। नहीं तो यह बुढ़िया पूरे 10 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करवा देगी। हाँ, यह बात तो तुम सही कह रही हो किरण। मैं पास के शहर में एक वृद्धाश्रम में बात करता हूँ, उधर इस बुढ़िया को भेज दूंगा। दूसरे दिन निहाल अपनी माँ से कहता है, माँ तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहा हूँ। सीमा खुश होते हुए कहती है, सच में भैया, माँ को डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहे हो? चलो मैं भी माँ के साथ चलती हूँ। तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? घर पर बहुत सारे काम हैं, तुम घर पर ही रुको। ठीक है भैया, वैसे भी आज मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल है, मैं अपने कॉलेज का काम निपटा कर आती हूँ, आप माँ को दिखा कर ले आओ। निहाल कमला जी को लेकर दूसरे शहर चला जाता है, जहाँ एक वृद्धाश्रम में वह उनको छोड़ने गया है। इधर सीमा जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तो किरण उसके हाथ से किताबें छुड़ाकर फेंक देती है और कहती है, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद हुआ। पढ़ाई कर ली तुमने, अब हम तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं कर सकते। जैसा हम कहेंगे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। भाभी कैसी बातें कर रही हो? मेरे आज फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल हैं, अगर नहीं जाऊंगी तो मेरे 3 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी पढ़ाई करके तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? चुपचाप से घर के काम धाम देखो, तुम्हारे रहते मैं घर का एक काम भी नहीं करूँगी। जाओ रसोई में पहले खाना बनाओ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करना, और मैंने बाल्टी में कपड़े भिगो दिए हैं, उनको भी धुल देना। भाभी मैं यह सारा काम कॉलेज से आने के बाद कर दूंगी, प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने दो। तुम ऐसे नहीं मानोगी किरण। सीमा को कमरे में बंद कर देती है, बाहर से कुंडी लगा देती है। सीमा रोती रहती है कि भाभी मुझे कॉलेज जाने दो, मेरे 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन किरण को तो ना सीमा की खूबसूरती पसंद है और ना ही उसकी पढ़ाई लिखाई, वह दोनों से ही जलती है। किरण दोपहर तक सीमा के कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती है। दोपहर के 2 बजे निहाल हड़बड़ाता हुआ घर में आता है और माँ माँ कहकर चिल्लाता है। निहाल की आवाज़ सुनकर सीमा खिड़की के पास आती है और कहती है, क्या हुआ भैया, माँ ठीक तो है ना? उनको डॉक्टर को दिखा तो दिया है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ कहाँ है? जल्दी से मेरा दरवाज़ा खोलो, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। सीमा एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लेती है। निहाल घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता है, पता नहीं माँ कहाँ चली गईं। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने उन्हें अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा दिया था और मैं उनके लिए जूस लेने चला गया। जब वापस आया तो माँ बेंच पर नहीं थी। चारों तरफ ढूंढा, कहीं भी ना दिखाई दी। 2 घंटे से अस्पताल के चारों तरफ की सड़कों को छान मारा, लेकिन माँ कहीं भी नहीं मिली। ऐसे माँ कहाँ जा सकती है? वह ऐसे कहीं नहीं जा सकती है। किरण कहती है, निहाल अगर माँ कहीं चली गई तो उनकी तो यादाश्त भी अच्छी नहीं है, वह घर कैसे वापस आएंगी? सीमा माँ के खोने की बात सुन करके फूट फूट कर रोने लगती है। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाती है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी यादाश्त कमज़ोर है। इसलिए आप कहते थे कि जैसा कहते थे वैसा ही करती थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि माँ कहीं गुम हो गई है या खुद से कहीं चली गई है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सीमा?
देखा नहीं तुम्हारे भैया कितने घबरा रहे हैं, माँ के लिए कितना रो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वह सिर्फ तुम्हारी ही माँ है? निहाल की भी तो माँ है, उनको भी तो बराबर का दुख है। सीमा अपने सूट का दुपट्टा लेकर तुरंत ही अस्पताल की सड़कों को छानने लगती है, कहीं उसकी माँ दिख जाए, कहीं उसकी माँ नजर आ जाए। लेकिन माँ कैसे दिखेगी, क्योंकि उसका भाई तो दूसरे शहर के वृद्धा आश्रम में माँ को छोड़कर आया है। लेकिन सीमा ने अपनी माँ को ढूंढने की आशा नहीं छोड़ी। आज उनको गए हुए पूरा 1 हफ्ता निकल गया, फिर भी वह रोज़ अपने शहर की हर एक गली को देखती है, हर एक गली में अपनी माँ को ढूंढती है, कहीं उसकी माँ नज़र आ जाए। अगर दूर से भी किसी बूढ़ी औरत को सीमा देख लेती तो भागकर उनके पास जाती है। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया सीमा को उनकी माँ ना मिली। तभी रसोई में किरण आती है और कोने में आरती को बैठा हुआ देखकर कहती है, ओ महारानी, अभी तक आराम फरमा रही हो? मेरे मायके के सभी लोगों के आने का समय हो गया है और तुम अभी तक बैठी हो, कुछ भी काम नहीं किया। जल्दी से उठो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सारा काम निपटा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा को अपनी भैया भाभी से बड़ी ही नाराज़गी है। एक तो माँ का पता नहीं चल रहा, दूसरा भाई भाभी ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी है, जबकि उसकी पढ़ाई करने का बहुत मन है। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। सीमा जल्दी जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में ही उसकी भाभी के मायके वाले आ गए। किरण सीमा को ऑर्डर देती हुई कहती है, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देना और हम सब लोग साथ में बैठकर खाएंगे तो तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। हम लोगों के साथ खाना खाने के लिए मत बैठ जाना। ठीक है भाभी, मुझे वैसे भी आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सीमा अपनी भाभी को कहती है। और सीमा के यही जवाब किरण को तीर की तरह चुभ जाते हैं। उसे सीमा का यह स्वाभिमानी रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसलिए वह बात बात पर सीमा की बेइज्जती करने पर तुली रहती है। सभी लोगों ने खाना खा लेने के बाद किरण सीमा से कहती है कि बाहर वाले कमरे में ड्राइवर बैठा है, उसको भी खाना परोस दो। बाहर वाले कमरे में सीमा जब ड्राइवर को खाना देने जाती है तो एक 25-26 साल का नवयुवक कुर्ता पायजामा और गले में अंगोछा डालकर बैठा हुआ है, पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। आरती उसे खाना दे आती है। जब वापस आई तो अपने सभी मायके वालों के सामने किरण कहती है, क्यों सीमा, लड़का तो पसंद आया ना तुझे? भाभी आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सभी मायके वाले खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। किरण की माँ कहती है, किरण के कहने का मतलब है कि जिस ड्राइवर को तुम अभी खाना देकर आई हो उसी के साथ किरण ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले 8 दिनों में तुम्हारी शादी है। भैया भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं, मैं ऐसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। अभी तो मुझे माँ को ढूंढना है। जब मेरी माँ वापस मिल जाएगी तभी मैं शादी करूँगी। मैं माँ के बिना शादी नहीं करूँगी। निहाल चिल्लाते हुए कहता है, अगर माँ नहीं मिली तो क्या पूरी ज़िंदगी तुम शादी नहीं करोगी? और वैसे भी माँ की इतनी उम्र हो गई थी, शहरों में इतने बड़े सारे गाड़ी वाहन चलते हैं, पता नहीं कहाँ टकरा गई होंगी, क्या हाल हुआ होगा, वापस आएंगी भी या नहीं? अगर वह कभी वापस नहीं आई तो क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? अब हम तुम्हारे बड़े भाई भाभी हैं, हमारी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अगर तुम बात नहीं मानोगी तो निकल जाओ इस घर से, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। एक तो हम अपने भाई भाभी होने का फ़र्ज अदा कर रहे हैं, ऊपर से हमें ही नखरे दिखा रही हो। बेचारी सीमा की अपने भाई भाभी और उसके मायके वालों के आगे एक न चली। हफ्ते भर में ही निहाल और
किरण उसकी शादी दिनेश से करा देते हैं। विदा के समय सीमा बहुत रोई थी क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है। पिता तो पहले ही छोड़कर चले गए थे। भाई भाभी ने भी बाहर वाला समझकर उसे घर से निकाल दिया और शादी के बाद कभी दोबारा से सीमा को नहीं बुलाया। उसका मायका पूरी जिंदगी के लिए छूट गया। विदाई के समय पर किरण ने कहा था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अब जिस घर में तुम्हें ब्याह किया है उसी घर में पूरी जिंदगी रहना। हमारे घर में पलटकर आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाभी, मैं भी आप लोगों के घर नहीं आना चाहती। अब इस घर में मेरी माँ नहीं है तो मेरा मायका भी नहीं है। आज जाते जाते सीमा का जवाब सुनकर किरण चुप हो गई। सीमा भी अपने भाई भाभी के घर नहीं आना चाहती थी। शादी के बाद भाई भाभी ने सीमा से कोई रिश्ता नहीं रखा, ना कभी बुलाया। कुछ दिनों बाद किरण निहाल से कहती है, चलो अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई और फ्री में उसकी बेटी का ब्याह भी कर दिया। अब 10 लाख रुपए हमारे हुए। अब हम इन रुपयों से एक कार खरीदेंगे और फिर घूमने के लिए चलेंगे। सीमा के घर से जाने के 6 महीने बाद ही निहाल का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके दोनों पैर कट जाते हैं। वह पूरी तरह से चलने फिरने में असमर्थ है। निहाल के इलाज में किरण को सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। आज जब किरण के ऊपर मुसीबत पड़ी तो उसे अपने जेवर मकान सब कुछ बेचना पड़ गया। तब जाकर के निहाल का इलाज पूरा हो पाया। ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। पूरे साल इलाज चलता रहा। दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल में हर महीने 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते थे। अब तो यह हाल हो गया था कि उसके पास गिने चुने पैसे होते थे। खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। हालांकि साल भर तक निहाल का इलाज चलने के बाद उसके पैर ठीक हो गए, लेकिन अब उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था और जहां पर निहाल नौकरी करता था उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसी बीच निहाल और किरण को एक बेटी भी पैदा हुई जिसको खिलाने पिलाने के भी लाले पड़ रहे थे। थक हार कर किरण ही अपने पति से कहती है कि वह कुछ काम करना चाहती है जिससे घर में 4 पैसे आएं और हम दोनों के खाने पीने का इंतजाम हो सके। किरण, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो, फिर तुम क्या करोगी? मेरे पड़ोस की कुछ औरतें हैं, शादी बारात में काम करती हैं, मैं वहीं काम कर लूँगी। किरण के पास कोई चारा नहीं था। वह घर पर रहकर छोटी सी बेटी को अपने पास रखता और किरण शादी ब्याह में पूड़ियाँ बेलने का काम करने जाती। ऐसी मुसीबत के समय में सारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। 10 दिन बाद किरण निहाल से कहती है कि कल उसे पास के शहर में एक बहुत बड़े सरकारी अफसर के घर खाना बनाने के लिए जाना है। उसके इधर बेटे के पहले जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने तो सुना है कि दोनों पति पत्नी बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। उनके आगे पीछे बहुत गाड़ियां चलती हैं। उनके आसपास बंदूक लिए लोग घूमते रहते हैं। किसी को घर में बिना जान पहचान के अंदर आने की मनाही है। कॉलोनी के अंदर मुझे सबके साथ पूड़ियाँ बेलने जाना है। मेरे साथ जाने वाली चांदनी ने बताया कि दोनों पति पत्नी बहुत बड़े अफसर हैं। मैं तो सोच रही हूँ काम होने के बाद उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए और आपके इलाज में जो खर्च हुआ है उसके लिए मुआवजा मांग लूँगी और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे मांग लूँगी। वह लोग हमारी दशा सुनकर मदद जरूर करेंगे। ठीक है किरण, जो तुम्हें ठीक लगे वह करना, क्योंकि अभी तो हम 1-1 रुपए के लिए मोहताज हैं। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो अच्छा है। दूसरे दिन किरण ने पूड़ियाँ बनाने के लिए उस घर में पहुंच गई। घर देखकर किरण की आंखें चौंक गईं, क्योंकि वह घर नहीं एक बंगला है। बाहर
एक बहुत बड़ा गेट लगा है। 2 सिक्योरिटी वाले बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने दिया था। अंदर भी जगह जगह पुलिस बैठी हुई है। बहुत बड़ा पार्क है। एक स्विमिंग पूल बना है। लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कार आ रही हैं। बड़े बड़े हलवाई खूब खाना बना रहे हैं। तभी उधर एक बुढ़िया आती है और खाने को चेक करती है कि क्या क्या बन गया है। उस बुढ़िया ने एक महंगी सी कॉटन की साड़ी पहनी है। गले में सोने की चैन है। हाथ में सोने के कंगन हैं। लेकिन पता नहीं क्यों किरण को वह बुढ़िया कुछ जानी पहचानी सी लगती है। इसलिए वह बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगी। किरण को तो पता ही नहीं चला कि कब वह बूढ़ी अम्मा का पीछा करते करते घर के अंदर आ गई, क्योंकि खाना तो घर के पीछे वाले हिस्से में बन रहा था। अंदर खड़ा हुआ एक व्यक्ति किरण को रोक लेता है और कहता है, आपको किससे मिलना है? किरण कहती है, उन बूढ़ी अम्मा से मिलना है। सिक्योरिटी वाला अम्मा जी को आवाज़ देते हुए कहता है, अरे माता जी, आपसे कोई मिलना चाहता है, जरा इधर तो आना। जैसे ही अम्मा जी किरण की तरफ मुड़ती हैं तो सामने अपनी सास को और सास के ठाठ देखकर किरण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, भाग कर जाती है और हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी आप इधर कैसे? आपको तो तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ भाभी, माँ को तो भैया वृद्धा आश्रम छोड़ आए थे, तो माँ को तो वृद्धा आश्रम में होना चाहिए था। माँ के इतने ठाठ बाँठ देखकर आपके तो होश ही उड़ गए। सामने अपनी ननद और नंदोई को देखकर किरण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सच है या सपना। ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सीमा को पता चल गया है कि उसके भाई माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आए थे। क्यों भाभी, आपने क्या सोचा था? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आप माँ को वृद्धा आश्रम भिजवा देंगी और मैं माँ को ढूंढ नहीं पाऊंगी? मैंने कहा था ना, एक दिन मैं अपनी माँ को ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। और देखो, मैंने माँ को ढूंढ लिया। लेकिन आप इधर क्या कर रही हैं और मेरे घर में कैसे आ गईं? तभी पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, अरे यह तो पीछे खाना बनाने वाली औरत है जो पूड़ियाँ बनाने का काम कर रही थी। इधर तुम क्या कर रही हो? चलो उधर ही वापस जाओ। भाभी, 2 साल पहले मैंने कहा था कि आज आपका समय है, आप मुझसे खाना बनवा रही हो, लेकिन एक दिन समय ऐसा आएगा जब आप मेरे लिए खाना बनाएंगी। आज वही समय है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सीमा? मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाने लगी? मैं तो इधर बहुत बड़े सरकारी अफसर के घर खाना बनाने आई हूँ। भाभी, यह घर मेरा है, मेरे ही बेटे का जन्मदिन है और वह दोनों सरकारी अफसर हम दोनों ही हैं। हैरान होती हुई किरण कहती है, क्या सीमा, वह दोनों सरकारी अफसर तुम हो? यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी थी और तुम्हारी शादी एक ड्राइवर से की थी। भाभी, आप मेरे भगवान नहीं हैं जो मेरी किस्मत लिखें। मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखाई थी। आपने भले ही मेरी शादी एक टैक्सी वाले के बेटे से की हो, लेकिन वह टैक्सी दिनेश नहीं चलाते थे। दरअसल उनके पिताजी का था और दिनेश आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। उस दिन उनके पिताजी घर पर नहीं थे, इसलिए आपके मायके वालों के ड्राइवर बनकर उनके पिताजी की जगह दिनेश आए थे। क्या एक ड्राइवर का बेटा आईपीएस की तैयारी नहीं कर सकता है? मेरी शादी होने के बाद जब मैंने दिनेश को आईपीएस की तैयारी करते हुए देखा तो मैंने उसे बताया कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी पढ़ लिख कर कुछ करना है। तो उसने अपने साथ मेरी भी पढ़ाई शुरू कर दी और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हम दोनों ही बड़े अफसर बन गए। आज देखो, हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है
और मेरी माँ भी है, इसी को किस्मत कहते हैं भाभी। सीमा की बातें सुनकर किरण के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। लेकिन तुम्हें माँ कहाँ मिली? मैं अपने सरकारी काम से एक दिन वृद्धाश्रम गई थी, उधर ही मुझे माँ मिली और माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। किरण कमला जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ जी अब आप ही मेरा सहारा हो, अपने घर चलो। निहाल का एक्सीडेंट हो गया है, उसके दोनों पैर कट गए हैं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आपकी एक पोती भी है, अपनी पोती के लिए ही चलो और मेरी कुछ मदद कर दो। आज मेरी परिस्थितियाँ खराब हो गई हैं कि मुझे दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ रहा है। माँ जी मेरी मदद करो। कमला जी बहू से कहती हैं, बहू तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो हमसे अच्छा करने की उम्मीद कर रही हो। मुझसे यह नहीं होगा। बहू मेरे पीठ पीछे तुमने मेरी बेटी को एक ड्राइवर के बेटे के साथ शादी कर दी और दोबारा उसकी कभी खबर नहीं ली। यह तो मेरी बेटी की किस्मत अच्छी निकली कि आज वह राज कर रही है, और अगर सच में मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल हुआ होता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हें अपने ही किए का फल मिल रहा है। बहू हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। सीमा के ठाठ बाट देखकर किरण जलती जा रही थी। उसे अपनी किस्मत और हालातों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकती है। आज उसकी अपनी ननद और सास से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। अपना सा मुँह लेकर किरण घर वापस आ जाती है, क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा फल पाता है। उसने अपनी सास और ननद के साथ जो व्यवहार किया था, आज उसे उसी की ही सजा मिल रही थी, और अब तो उसकी सास ननद के ऐसे ठाठ बाठ देखकर पूरी जिंदगी जलती भुनती रहेगी। वह अपने घर जाकर अपने पति को बताती है, लेकिन वह शर्म के मारे वहाँ नहीं जाता है। तो दोस्तों, कमला जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ नहीं किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।